everyone. Hello. Now today I am going to take your class 6 and subject Sanskrit Vyakaran. Okay beta, today I explain your Sanskrit Vyakaran subject समास प्रकरण चैप्टर नंबर 14. ओके, तो आज हम आपके संस्कृत व्याकरण में पाठ 14 को देखेंगे. 13 हमने एक से पहले एक्सप्लेन किया था, तो पाठ 14 समास. समास क्या होता है? समास कंपाउंड्स मतलब दो शब्दों को मिला के जब कोई नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? समास. पूर्व पद एंड उत्तर पद. समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होते हैं उत्तर पद. ठीक है, इसमें समस्त पद हैं, समस्त विग्रह हैं, ये सब हम आपको बताएंगे आगे. तो आइए पहले देखते हैं समास क्या होता है. दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वह समास कहलाता है. मैंने पहले ही कहा कि दो या दो से अधिक शब्द जब एक साथ मिले, मतलब ऐसा नहीं है कि दो ही शब्द, दो शब्द या दो से अधिक शब्द जब एक साथ मिले और सार्थक शब्द होने चाहिए, एक साथ मिले तो उसको क्या कहते हैं? समास. समास का अब अर्थ क्या होता है? अलग में सम धन अस, यानी सम प्लस अस, धन को अस के प्लस कहते हैं, अच्छे प्रकार से मिलना. दूसरे शब्दों में अगर हम संक्षेप करें, दूसरे शब्दों में कहें तो संक्षेप करना ही क्या कहलाता है? समास. मतलब दो अलग अलग पदों को एक पद में जोड़ना, एक शब्द बनाना, उसको समास कहते हैं. इस प्रकार बना शब्द समस्त पद कहा जाता है. देखिए, अब समस्त पद क्या आ गया? नया शब्द आ गया कि जो नया शब्द होता है, मतलब कि जब दो शब्दों को मिला के हम एक नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? समस्त पद. समस्त पद. जब इस समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके विभक्ति के साथ लिखा जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं. यानी विग्रह से समस्त पद बनाते हैं और समस्त पद से विग्रह करते हैं. ठीक जैसे हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, संधि और संधि विच्छेद. विग्रह यानी संधि विच्छेद, समस्त पद यानी संधि. ठीक है, तो जोड़ते हैं. अब देखिए इसमें क्या जोड़ते हैं बेटा? समास. समास की फैमिली को हम देखेंगे. समास कितने प्रकार के होते हैं? समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं. संस्कृत भाषा में 6 भेद माने गए हैं समास के. अव्ययी पहला है, दूसरे पे तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि. 6 समास होते हैं, इसे हमें अच्छे से देखना है. अब आते हैं हम पहले समास को देखते हैं, अव्ययी भाव समास. ठीक है, अव्ययी भाव समास. मैंने बेटा पहले ही बताया कि 2 पद होते हैं. एक होता है, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद. पद क्या होता है? 2 या 2 से अक्षरों का एक शब्द समूह. ठीक है, तो देखिए अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है. यानी जो पहले वाला पद होता है, जैसे अनु धन गंगम, देखिए दिया है अनु धन गंगम, तो अनु क्या है? अनु और गंगम मिल के बना है. अलग अलग इसको हिंदी में करेंगे तो अनु और गंगम. अनु मतलब पीछे पीछे होता है, तो गंगा के पीछे पीछे. तो अनु क्या हो गया? पूर्व पद हो गया अव्यय, और दूसरा पद संज्ञा क्या हो गया? गंगा. गंगा क्या है? संज्ञा है ना. तो इनके दोनों की योग से हम क्या बनाते हैं? इसका क्या करते हैं? इसका अर्थ एक. तो यही समस्त पद है. ये है विग्रह और ये है अर्थ इसका. तो पूरा पद जो अव्यय हो जाता है, अभी पूरा पद यानी पूर्व पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है. इनको मिलाने से जो एक नया पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं. ये समस्त पद. अब इसमें समस्त पद, अब इस पहले वाले समस्त पद अव्ययी भाव में पहला इसका जो पूर्व पद होता है ये अव्यय होता है. अव्यय मतलब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि अव्यय ऐसा होता है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, न इसके लिंग में चेंज होगा, न वचन में चेंज होगा, किसी में चेंज नहीं होता. एक प्रकार से अविकारी शब्द होते हैं. ठीक है, नो चेंजिंग. जैसे अनु है, क्या अनु को अनि लिख सकते हैं? नो, अनु ही रहेगा. तो अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं. ध्यान दीजिएगा, ये नपुंसक लिंग में हमेशा होते हैं, न कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, और एक वचन में होते हैं. इस समास का विग्रह करते समय समस्त पद में प्रयुक्त अव्यय के अर्थ का प्रयोग होता है. जैसे देखिए अनुगंगम, तो अनुगंगम का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गंगाया पश्चात, यानी गंगा के बाद, तो यानी गंगा के पीछे. अर्थ इसका होगा आ मुक्ति, आ और मुक्ति दो, तो
तो आ और मुक्ते दो शब्द बना, आ मुक्ति को विग्रह करेंगे तो आमुक्ते हो जाएगा। अब इसकी अर्थ लेंगे तो मुक्ति पर्यंत होगा, यानी मुक्ति जीवन भर मुक्ति पर्यंत काम करता रहा। ठीक है। उपगुरु, उपधन गुरु, तो गुरु समीप, उप मतलब समीप, तो गुरु के समीप अर्थ हो गया, गुरु समीप विग्रह हो गया। ठीक इसी प्रकार से निर्जन का प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन, प्रति को क्या चेंज कर सकते हैं नो, तो इसी प्रतिदिन चलेगा, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, दिन दिन प्रति। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या है बेटा, शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति के अनुसार, जैसा आपकी शक्ति हो यथा, तो ये सब ठीक है। यथा मत प्रत्येकम, इसमें पहले पूर्व पद में क्या लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है। ओके बेटा, तो अव्यय लगा हुआ है पूर्व पद में। अनुरूपम, अब अनुरूपम, उपवनम, अनुरूपम देखिए उपवनम, उप मतलब क्या होता है, उप यानी उप मतलब समीप और वनम यानी वन, तो वन के समीप, वन के पास इसका होता है। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, यानी रूप के योग्य। ठीक है, तो रूप के योग्य ये होता है। तो आपका ये अव्ययी भाव में बेटा समझ में आ गया। अब आते हैं हम सेकंड देखते हैं इसका पार्ट, तत्पुरुष। तत्पुरुष में देखिए, तत्पुरुष में क्या है, दूसरा तत्पुरुष समास में, इसमें बेटा तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद में से बाद वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है, और पहले वाला पद क्या होता है, गौड़ होता है। गौड़ प्रधान कहिए या पूर्व पद उत्तर पद कहिए। ठीक है, तो इसके पूर्व पद में देखिए, इसके अपूर्व पद में क्या होता है, इसमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक किसी एक विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी विभक्ति का प्रयोग होता है काकी के, में, पर। ठीक है, हमने आपको कारक विभक्ति बताया है, तो कारक विभक्ति इसमें आता है बेटा, और समास होने पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसका आगे आएगा। तो विभक्तियों के आधार पर ये 6 प्रकार के माने गए हैं, क्योंकि 6 विभक्ति मैंने इसमें दिया गया है कि सप्तमी विभक्ति तक, दूसरी से सप्तमी विभक्ति तक। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास में आइए, द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें काकी के में पर आता है बेटा, जब आप इसको खंड करेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे, तो काकी में पर आएगा, तो समझ जाइए तत्पुरुष समास है। अब जैसे कृष्णाश्रित, कृष्णम आश्रित, अब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कृष्णा यानी कृष्णम संस्कृत में, और आश्रित दो अलग अलग कर दिए, ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। ठीक है, इसमें क्या है, अब आश्रित है, उत्तर पद प्रधान है, ये पद प्रधान है। क्यों प्रधान है, क्योंकि कृष्ण को आश्रित, अब यहाँ कृष्ण की बात नहीं की जा रही, यहाँ बात की जा रही किसके, जो इनके आश्रित हो, तो प्रथम पद, तो प्रथम प्रधान कौन हुआ, ये हुआ, इसीलिए कृष्ण को आश्रित है। देखिए गृहगत, गृहम गत यानी घर को गया हुआ, तो घर को ये गृहम पूर्व पद हो गया, गत उत्तर पद प्रधान कह रहा है, यानी गया हुआ प्रधान है। तो कौन गया हुआ प्रधान, जो गया है उसकी ना बात की जा रही है, कि घर की बात की जा रही है, घर को जो गया है उसकी ना, इसीलिए बात। और देखिए इसमें भी को, तो द्वितीय विभक्ति में काकी को, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे चेंज होते हैं, जैसे सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त, सुख को प्राप्त, प्रलयगतम विनाश को प्राप्त। ठीक है, अब आते हैं तृतीया विभक्ति में। तृतीया विभक्ति में ईश्वर दत्त, यानी ईश्वरेण दत्त, विग्रह करेंगे तो ईश्वर द्वारा दिया हुआ। देखिए इसमें द्वारा आ गया, से आ गए, के आ गए, तो ये सब ठीक है, ये छिप जाते हैं इसमें। देखिए छिपे हैं, ज्ञानेन शून्य, ज्ञान से शून्य से सच छिपा हुआ है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द तत्पुरुष होते हैं। ठीक है, ज्ञान से शून्य, भाई जो शून्य है उसकी ना बात की जा रही है, ज्ञान की थोड़ी बात की जा रही है, इसीलिए उत्तर पद प्रधान है। राम हत, रामेण हत, राम से मारा गया। चतुर्थ विभक्ति में आते हैं बेटा, गुरु दक्षिणा, गुरुवे दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, जो दक्षिणा दी जा रही है गुरु के लिए, तो गुरु के लिए कौन सी दक्षिणा, तो उस दक्षिणा की बात हो रही है, इसीलिए उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद नहीं प्रधान है, यानी पहले वाला पद प्रधान नहीं है। ठीक है, सुखार्थम, सुखाय अर्थम, सुख के लिए, तो इसमें भी देखिए के आया है। अब पंचमी विभक्ति में चलते हैं बेटा। पंचमी विभक्ति में देखिए गुरु पठतम, गुरु से पढ़ा हुआ, से इसमें भी आया है। पदच्युत, पद से च्युत, तो इसमें भी देखिए, तो
कारक विभक्ति का जहाँ पे प्रयोग हो वो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान होता है, यानी उसके बारे में बात की जाती है। ओके, तो अब चलते हैं तीसरा क्या है बेटा, तीसरा देखिए चक्रपाणि। अब इसमें ठीक है बेटा, तो ये पंचमी विभक्ति हो गई। अब हम आपको जो सेकंड है थर्ड हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ओके, थैंक यू।